के अधीन हो जाए। हाँ, जो कविता वाले लोग कविता सुने और जिनकी बाजुओं में रक्त बह रहा हो राणा प्रताप के वंशधरों का, वो नरेश पांडाल का कद 2 इंच ऊंचा कर दे, मुझे अच्छा लगेगा। अगर पौरुष वो मथुरा से आई है, प्रेम की नगरी से आई है। मैंने राजस्थान में लोरियां भी तलवार की खनखनाहटों में सुनी है। तो मेरे कहने का तेवर क्या होना चाहिए? लाल रखना भवानी मंडी वालों, मैं शुरू कर रहा हूं और जरा तालियां मथुरा तक पहुंच जाए, कृष्ण जी की बांसुरी तक। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, अगली लाइन मुझे शुरू कर देना, बस मैं शुरू हो रहा हूं। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम्ही बोलो कि रण में बाजुओं को कौन तोलेगा? अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, कहो फिर आगे की भाषा को आके कौन बोलेगा? जरा ताली पीछे से नहीं आई, मुझे माफ करिएगा सब। लोग आप कहते हैं अभी आज इतनी बड़ी मेहनत करी मुझे बुलाने के लिए। इनके पिताजी मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, जब बिल्कुल छोटा बालक हुआ करता था, सचमुच में बाल कवि था। सुनते तो पिंटू जी भी बाल कवि थे। उनका यार ये आदमी भी यदि बाल कवि था तो इसकी खाल इतनी बड़ी कैसे हुई? आदमी इनके लिए 2 सोफे रखवाया करवा। अब पिंटू भाई बीच में खड़े भी हो जाएगा, उस कुर्सी को भी सांस लेनी होती है। क्या लेकिन सच कह रहा हूं, इतना प्यारा इंसान है जो संचालन उन्होंने किया। एक बार आप उसके लिए भी तालियां बजा दें। मेरे बहुत प्यारे पुराने मित्र हैं, कुछ कविता की फरमाइशें करी है इन्होंने, तो मैं कोशिश करूंगा कि इनकी मांग भर सकूं। हालांकि जिसकी भरी है वो तो आज तक माथे कूट रही है। मुझे जी ऐसी के संग भी मांग भरनी पड़ी तो मेरा भी डूब मरने को मन कर रहा है। लोग कहते हैं कि विनीत चांद भवानी मंडी में क्या कर रहा है? इसमें बम्बई कविता पढ़नी थी, आज इसे आज चौपाटी पे कविता पढ़नी थी। आज इतनी बड़ी मेहनत करी बड़े कवियों में, बड़े शहरों में, और यहाँ अंतर क्या? बस एक अंतर समझ लेना, विनीत चांद अपना कारोबार शुरू कर रहा है। चले जाइएगा सुबह कभी कभी आप बम्बई दिल्ली की सड़कों पर, सुबह 5 बजे 4 बजे सफेद कुत्तों की चैन पकड़ करके घूमती हुई लड़कियां दिखाई देंगी और तालियां एक साथ उठे, मैं आपका गौरव गा रहा हूं। चले जाइए भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा की, चंबल की गलियों में सुबह सुबह 5 बजे सेना के लिए कसरत करते हुए जवान दिखाई देंगे आपको। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। मैं आपकी धरती के गान गा रहा हूं तो जरा उठ जाए एक बार। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान कोटा ने पहला करके शहीद किया। आकाश में कहीं सितारे का जड़ गया हो तो आपकी तालियों से गर्मी पहुंचाएं। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की दौड़ी झुक जाए ऐसे भी मान नहीं रखती। ये आपका गौरव गा रहा है विनीत चौहान। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की दौड़ी झुक जाए ऐसे विद्वान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो माँ का दूध लगा आए, भारत माँ ऐसी कोई भी काया संतान नहीं रखती। भारत माँ ऐसी कोई भी काया संतान नहीं रखती। भारत माँ ऐसी कोई भी काया संतान नहीं रखती। मेरे दस का, मेरा बहुत मन का प्रिय कवि अशोक चरण यहाँ बैठा है। 2 लाइन में उसे, वो मेरा लक्ष्मण। जब रामचंद्र जी कभी वनाखेट में चले जाए तो लक्ष्मण को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, तो लक्ष्मण रेखा बना करके अपनी परिधि में रहो। और वो धनुष रखते पूरी 14 वर्ष तक सुनते हैं कि लक्ष्मण सोया नहीं। वो मेरा प्यारा छोटा भाई यहाँ बैठा है। कविता की विरासत का ध्वज वाहक वो है जिसे मैं अपना ध्वज सौंपूंगा कि वीरस की परंपरा राजस्थान में कौन आगे ले जाएगा, वो अशोक चरण लेकर के जाएगा। वाह, मैं भी टीवी शो में था, स्वयं से ये भी मेरे साथ था बम्बई में। हम लोग शो में थे, हमारा दोस्त है वो तारक मेहता शैलेश, उसने नया शो शुरू कराया। उसने आकर टेलीविजन पे एक सीन दिखाया, पहले इसको देखो और तब इस पर कुछ कविता लिखो। कविता भैया दृश्य ये था, उस टेलीविजन में कॉकपिट के अंदर हमारा पायलट बैठ रहा है मिग विमान लेकर के और चाइना की तरफ उड़ान भरी है उसने। बस उसने भैया इसमें कुछ लिखो। बस मैं कविता का पहला बीट बोल रहा हूँ, फिर तालियों की कविता सुना दूंगा। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे। जगदीश सोलंकी जी यहाँ आसपास आए हैं आपके बीच में, मैं उसकी विरासत को आगे ले जा रहा हूँ। मुझे ये न लगे कि भवानी मंडी कविता नहीं सुन रही थी। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। मिग विमान उड़ रहा है और पायलट ने अपना हेलमेट लगाया, पूरी चला। तब विनीत चौहान बोल रहा है, आपकी तालियां मुझे अक्सर जाएंगे निकम रही को। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीने की है परवाह किसे,
जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। मैंने जब यहाँ देखा अद्भुत में पार्षदों ने, हमारे बहुत सारे मुस्लिम बंधु हैं, मैं एक बात कई बार जब राजस्थान से बाहर जाता हूं तो मैं कहता हूं देशभक्ति किसी एक कौम की गारंटी नहीं कही जा सकती, और देशद्रोहिता दूसरे कौम के माथे पर तीर से खोद कर नहीं लिखा जा सकता। इससे बढ़िया राजस्थान उदाहरण नहीं है। मैं आपको इतिहास से सच्चा उदाहरण बता रहा हूं। समझदार लोग मुझे बताएं कि मैं ठीक बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। राणा प्रताप और अकबर का दोनों का युद्ध हुआ। राणा प्रताप के सेनापति का नाम हाकिम खान सूरी पठान था और अकबर के सेनापति का मान ठाकुर मानसिंह था। तो देशभक्ति कौन पर निर्धारित मत कीजिए, बहने वाले रक्त की तासीर पर तय कीजिएगा। यह ऐसी मूवी का आपको अच्छा लगेगा। जिस दिन मंदिर की घंटी से सुर मिल गया अजान का, रूप बदल जाएगा उस दिन अपने हिंदुस्तान का। वरना देश की राजनीति तो कर ये रही है, केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख गया धर्मों का नाम। यही देश था। आश्वासन इसी मिट्टी ने दिए हैं सर, और जयचंद्र भी इसी मिट्टी ने दिए हैं। तो जरा थोड़ा सा अलग होइएगा। जब मैं कोई बात करूं तो ये समझ लीजिए मैं देश की मिट्टी से उपजे हुए देशभक्ति के जागल्यमान सितारों की बात कर रहा हूं। धर्म और खून को जरा एक तरफ रख दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पार्टी पर ठप्पा लगाते हैं, लेकिन इस मिट्टी के बेटे होकर मेरी बात को सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं पहला ऑपरेशन कर रहा हूं। मैं 1 महीना पहले भी चौपाटी पर था, मुझे बोलते शर्म आएगी, आपको सुनकर शर्म आएगी, दिलीप चौहान कहां से कमीशन में शुरू कर रहा था। मैंने कहा आपको सुनकर शर्म आएगी। मैं दिल्ली के बम्बई की चौपाटी पर करता पड़ा, मुझे सूचना मिली कि सन 92 के सबसे बड़े आतंकी हमले के याकूब मेमन की, मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, मैं आम मुस्लिम की बात नहीं, मैं आतंकवादी की बात कर रहा हूं। सबसे बड़े आतंकवादी याकूब मेमन की कब्र को मजार में तब्दील करके संगमरमर में लगाया जा रहा है, उस पर लाइटिंग की जा रही है। मुझे अच्छा लगता काश वो लाइटिंग उन शहीद परिवारों के घरों पर कर दी जाती जिनके सिंदूर इस देश पर न्यौछावर हो चुका। बात यहां तक नहीं हुई सर, ना हो जाती तो मैं सोच लेता किसी मूर्ख ने काम कर दिया होगा। एनसीपी का बड़ा नेता बोल रहा था, मैं जानबूझकर नाम नहीं ले रहा हूं वरना उसका कद बड़ा हो जाएगा, मेरी कविता का कद छोटा हो जाएगा। उसे बयान दिया कि अच्छा होगा कि देश को अकल आ गई, इसे आतंकवादी कहा, वो तो बड़ा देशभक्त था। तब मुझे लगा इस देश में क्या तराजू बना दी गई है। मैं 2 लाइन बोल रहा हूं, अच्छी लगे दिल खोल के तालियां बजाइए, बुरी लगे हुक्की की आजादी मैं आपको दे रहा हूं। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, मैं चाहता हूं, मैं हिम्मत से बोल रहा हूं, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, या ब्रांड खाइएगा या तो हुक्की खाइएगा या तालियां बजाइएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में आता है, मुझे 100 में से 100 लेने की आदत है सर। या तो 100% हुटिंग होगी इस बार, या 100% तालियां उठेंगी। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संग को हम फिर करेंगे फैसले। पहले घर के जाहिलों के साथ उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के साथ उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के साथ उतारे जाएंगे। लो हमने गुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की। कश्मीर में जो कुछ हालात हैं उसमें यदि थोड़ा बहुत परिवर्तन तो दिलीप चौहान बोल रहा है। लो हमने गुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ इन अलगावी नेताओं की। लोगों ने संविधान रख दिया। बात है, एक लाइन गलत बोलूं मुझे हाथ खड़ा कर देना कि तुम ये आंकड़ा गलत बोल रहे हो। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने अपना बयान दर्ज कर रहा हूं। जिस यासीन मलिक ने इस देश के प्रधानमंत्री के कक्ष में चाय पी है, मेरी हिम्मत को दाद देना मैं कहां खड़ा हूं, किसके सामने खड़ा हूं और क्या बोलने जा रहा हूं। यदि हम लोग विशेष नहीं बोलेंगे तो हम भी इस देश के टेलीविजन की तरह मीडिया के भोंपू बन जाएंगे। हम जिस तरह बनते ये कहने की हिम्मत मिली चौहान की है। पूरा मीडिया एक कब्जे में आ चुका है। यदि वो सच नहीं बोल रहा है तो कलम बची है केवल आपके पास जो सच बोल रही है। मैं बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। लो जिस यासीन मलिक ने पीएम हाउस के अंदर चाय पिए बैठा फोटो रिलीज है उसकी कॉलर पकड़ के लात मार के तिहाड़ जेल में बंद कर रखा है हमने इस समय उसको। जो परिवर्तन है उसका भी स्वागत कीजिएगा। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांटे तो हैं। जिस लाल चौक पर जाने के लिए कमांडो की आवश्यकता थी, इस बार राहुल भैया ने वहां जाकर तिरंगा फहरा दिया, लाल चौक पर अच्छी तरह तिरंगे में लहरा दिया। ये परिवर्तन तो हुआ है।
मैं दोनों दलों का साथ चाहता हूं। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं, हम देशद्रोह के विश्वर के फन पर चढ़कर नाचे तो है। अरे समझदार लोग तालियां घर ले जाके करोगे क्या? यही करो तो करना है। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं, हम देशद्रोह के विश्वर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर हमने वहां पर मारा तो है। लो हमने दूर सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आर्मी के अलगामी नेताओं की। जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने वाली उनके ताने बानों ने सबकी ऐसी तैसी कर दी अपने वीर जवानों ने। सबकी ऐसी तैसी कर दी अपने वीर जवानों ने। अपने वीर जवानों ने सबकी ऐसी तैसी कर दी अपने वीर जवानों ने। बहुत बहुत दुआएं। विनीत चौहान की जरा एक टिप्पणी समझ लीजिए, समझ गए तो मजा आ जाएगा। बोला कहां भवानी मंडी के सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, भारत माता की जय श्री गए। मेरा अगला वाक्य आपका दिल चीर जाए तो मेरा साथ देना। सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, भारत माता की जय श्री गए हो। दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़े होते किसी में, तो भारत तेरे टुकड़े होके नारे भी गा रहे होते हैं। मुझे कहने की हिम्मत नहीं देगा। विनीत चौहान कोई भी ऐसा कभी नहीं है इस देश में। मैं बगावत का जलता हुआ आंदोलन हूं आपके सामने। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा। निकम्मों यदि घर घर से अफजल निकलेगा तो क्या घर घर से भगत सिंह पैदा नहीं हो जाएंगे इस देश के अंदर? क्या केवल अफजल पैदा होंगे? जिसके गायन से माता की पसंद बेड़ियां टूट गई, वो हैदराबाद में कह रहे हैं कि हम तो भारत माता की जय नहीं गाएंगे। अब्दुल हमीद को बम लेकर के टैंक के नीचे लेट गया था। कुछ याद है अपने पुरखों का इतिहास? जिसके गायन से माता की पसंद बेड़ियां टूट गई, जिसकी स्वर लहरी सुनने को सब स्वर सीढ़ियां छूट गई। कुछ मक्कारों को वही की दिन भर में रास नहीं आया। गद्दारों को लगता शायद माता का दूध नहीं। मक्कारों को लगता डरे लोग ताली न बजाएं, डरे लोग अपने पार्टी को दिशा अपने पास रखें। मैं कहेगा मिट्टी के बेटे होकर सुनेगा तो चले गए यह देश, जिसके गायन से माता की पसंद बेड़ियां टूट गई, जिसकी स्वर लहरी सुनने को सब स्वर सीढ़ियां छूट गई। कुछ मक्कारों को वही गीत दिल भर भी रास नहीं आया। जो चले गए यह देश छोड़, उनसे शिकायत कभी हमें। मेरा तर्क समझें। मैंने पहले कहा राजस्थान यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में। मैं तर्क के साथ बात कर रहा हूं। जो चले गए यह देश छोड़, उनसे न शिकायत कभी हमें, पर तुमने इसको वतन कहा इसलिए मोहब्बत कभी। मैं विनीत हो रहा हूं और मेरा हानि मेरा बाहर आ रहा है। जो चले गए यह देश छोड़, उनसे न शिकायत कभी हमें, पर तुमने इसको वतन कहा इसलिए मोहब्बत अभी हमें। वरना इस घटना पर तुमको हम बात छांट भी सकते थे। जो भारत की जय गा सकी वो जीव काट भी सकते थे। जो भारत की जय गा सकी वो जीव काट सकते थे। जो भारत की जय गा सकी एक बार जोरदार तालियां आपको बजा लीजिए। क्या बात है। जो भारत की जय गा सकी वो जीव काट भी सकते थे। अच्छा होता तुम बन हमीद, अच्छा होता तुम बन हमीद। माता का कर चुका देते, इस राजदेव के चरणों में तुम अपने शीश चढ़ा देते। हम भी चाहते हैं मरे अगर धरती की गोदी यही मिले। सौभाग्य स्वर्ग छिन जाए मगर माता की गोदी यही मिले। सौभाग्य स्वर्ग छिन जाए मगर माता की गोदी यही मिले। पूरी घाट लोग मेरे से बारे में कई बातें करते हैं। विनीत चौहान तो कवि जिसने सबसे कम उम्र के अंदर लाल किले पर कार्य किया। मैं वो कवि नहीं हूं जिसने सबसे कम उम्र में लाल किले का संचालन भी किया। और मुझे इस बात का फख्र कभी कभी होता है कि मैं वो कवि भी हूं जिसने लाल किले से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी कविताएं मैंने पढ़ी। लेकिन मैं राजनीति गुरूर लेकर के कभी ये नहीं चलता कि प्रधानमंत्री के साथ मैंने कविताएं पढ़ी है। बोहरा जी एक ही चीज का जरूर है मेरे पास, मैंने उसी टाइगर हिल के नीचे भी कविताएं पढ़ी हैं जहां हमारे 532 बेटों ने खून से वंदे मातरम पहाड़ियों पर लिख दिया। ये गौरव मुझे प्राप्त है। मुझे अच्छा लगा कि मैंने कम से कम वहां मिट्टी पर वंदनाएं तो करी है, वहां पर उनके सर के शिलालेख लगे हुए हैं। लेकिन मैं दुख के साथ आपको सूचना दे रहा हूं सर, मैं जैसे लद्दाख से श्रीनगर पहुंचा और दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, एक वीडियो मेरे मोबाइल पर वायरल था। पता नहीं कितने लोगों ने आपने देखा होगा। हमारे सैनिक बैरकों में लौट रहे हैं,
तो कहते हैं कश्मीर में इतनी सख्ती करी क्यों गई है? सख्ती नहीं करी गई है, पहले बदतमीजियां वहां से हुई हैं तो हमें अपने अंकुश कसने पड़े हैं। तब कोई शिवाजी भागना था, देखा कि अफजल का पेट फाड़ता है जब वो अपनी बीवियों के साथ में हमला करने की सोच रहा होता है। 8 फुट के अफजल के लिए 6 फुट से नहीं 5 फुट का शिवाजी पर्याप्त होता है। इस बात को याद रखना। हमारे सैनिक बैरकों में लौट रहे हैं, उनके कंधों पर राइफलें याद आते, वो निहत्ते नहीं है, और वहां के 14-13 साल के बच्चे चांटे मार रहे हैं, उनके कनपट्टी पर हेलमेट नीचे पड़े हुए हैं, और वो सैनिक कुछ बोल नहीं रहे। मैंने दिल्ली से पूछा था ये हो क्या रहा है? अरे तो इनके धैर्य की परीक्षा है सैनिकों की। मंडी वालों, भिवानी मंडी वालों, मेरा गुस्सा समझना। मैंने कहा नहीं सर, ये कोई धैर्य की परीक्षाएं नहीं है। कि राजनीति जो कायरता के बीच कश्मीर में हो रखे हैं, हमारे सैनिक उसे गालों पर तमाचे पर झेल करके वापस ये कुछ भी नहीं है। हमारे कांग्रेस के बड़े कवि हरिराम पवार जी, मैंने उन्हें फोन किया, भाई साहब ये क्या हुआ? 2 लाइन लिखी गुस्से में, बस सैनिकों पर तमाचे पड़े। हमारे वर्दियों के लोग यहाँ बैठे, डीएसपी चौहान यहाँ बैठे थे, मेरे कुलमे के सदस्य हैं, वो वर्दियों पर सितारे इसलिए तो नहीं लगाते होंगे कि कोई भी हमारी कलर पकड़ेगा, हमारे तक तमाचे रख देगा। और सरकार ने यदि हमारे धैर्य की परीक्षा है। हरिओम कुमार जी ने 2 लाइन कही है, वो जल्दी सो जाते हैं, मेरठ में सो रहे होंगे तो बीच में खलल डाल दीजिएगा कि भवानी मंडी में याद करना है। आपको लगे कि ये लाइन तो हम लिखना चाहते थे जब सैनिकों के गाल पर तमाचे लग रहे थे, तो जब आपकी तालियां खट्टे के साथ उठे, किसका खून नहीं खौलेगा परसों का अखबारों में। वाह, मैं क्या ध्यान चाहता हूं आपका भी, ये गुस्सा आपका था तो मेरा था। किसका खून नहीं खौलेगा परसों का अखबारों में। शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। न पढ़े लिखे लोगों या प्रोफेसर लोग बैठे होंगे, मैं हमारे मालवीय के मेरे प्रिंसिपल दोस्त यहाँ बैठे हैं, मैं उनकी उपस्थिति में अपनी बात बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान 3 प्रांतों के बगारा पर अकेले कश्मीर पर खर्च करता है। पत्रकार लोग मुझे टोक सकते हैं, मैं गलत बोलूं तो 3 प्रांतों के बराबर अकेले कश्मीर पर खर्च करते हैं। एक फूटी पड़ी कश्मीर से आती नहीं है हमारे वित्त विभाग में, उसके बावजूद जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो मुझे कहने का हक दीजिएगा, कश्मीर वो निकम्मी औरत हो चला है, बेवफा औरत हो चला है, जो खाता हमसे है, पीता हमसे है, पहनता हमसे है, और मैं मटर के पड़ोसी से करना चाहता हूं। पूरी घाटी को दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बयान दिया है, आपने सुना है कभी? इस देश में दुष्कर्म होना महिलाओं के साथ फैशन बन चुका है। शर्म नहीं आती इस देश को, जिस मां से जन्म लिया हम उसी के प्रति दुष्कर्म के लिए जुट जाते हैं। ये इतिहास की पहली घटना है कश्मीर की कि जिस महिला के साथ दुष्कर्म किया गया उसे आरे से ही चीरा गया। ये देश की दुष्कर्म की पहली घटना थी। हम तो 19 साल चुकाई गई, हमने कश्मीर फाइल देखी तो माननीय कह रहे थे ऐसा इसमें क्या है, उसे टैक्स मुक्त क्यों किया जाए, यूट्यूब पे दिखा दो। मैंने कहा केजरीवाल जी, आज जितनी फ्री में पानी बांट रहे हो, ये सब यूट्यूब पे क्यों नहीं दिखा देते? इससे बड़े विज्ञापन करने की क्या जरूरत? चलिए जनमत संग्रह करा देते, वहां पर 300 मतलब धारा क्यों हटा दी? मैं जनमत संग्रह कर रहा हूं, प्रेस के लोग अखबार में छापे तो मेरी 1 लाइन छापे बस। किसी भी आतंकवादी ने हमारी बहनों की कनपट्टी पर गोलियां मारते समय, चीरते समय संविधान की कोई धारा नहीं पूछी थी। तो भवानी मंडी वालों याद रखना, संविधान की धाराएं खरगोशों के लिए होती हैं, भेड़ियों के लिए कोई संविधान की धारा नहीं होती। पूरी घाटी को दहल रही थी आतंकी अंगारों से। मैं इतनी कम लाइन में पढ़ने पहला तो छोटा करके बैठ रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है आप सुनने के मोड़ रहे हो। पूरी घाटी को दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुकाते थे। इन सारी घटनाओं का बस निपटारा जरूरी था और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। 370 धारा हटना बहुत जरूरी था और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। विश्वास रखो, इस बार ये निश्चित हो जाएगा। मैं एक सपना लेकर चला हूं, आपका भी सपना हो, अगली बार हम लोग पूरा करें सरकार इसे। विश्वास रखो, इस बार अभी ये निश्चित हो जाएगा। सिंधु तक के सब आर ये कश्मीर हो जाएगा। सिंधु तक के सब आर ये कश्मीर हो जाएगा।
में सोनू भैया के एक होटल में रुका हूँ, सुखमणि। मैं पहले भी कई बार आया, तो बहुत अच्छे होटलों में भवानी मंडी विख्यात नहीं थी, लेकिन एक सिख बेटे ने एक अच्छा सा होटल बनाया। तो पहले तो उन्होंने धन्यवाद दे दो, मैं ठीक जगह उन्होंने ठहराया। मैं एक भी सिख पगड़ी देख लूं, सच मानिएगा मैं उसे गुजारा मान करके सलाम कर लेता हूँ, प्रणाम कर लेता हूँ। लोगों ने तो चुटकुले की कौम बना दिया इस देश में। जब देखो सिख चुटकुले के एक सिख था, एक ऐसा था वैसा था। माफ करें साहब, 123 ऑथेंटिक फांसी हुई आजादी के संग्राम में। आपकी तालियां से पूजनीय बना सकती हैं। ईरान में बेटे सिख माँ की कोख ने दिए थे, उसके लिए छोटी कौम तो नहीं थी। हमारे बहुत से सिख बंधु यहाँ खड़े, उनकी पगड़ियों को प्रणाम करके मैं कह रहा हूँ, अभी मेरे घर में मेरी बेटी की शादी हुई। बहुत से दोस्त लोग मेरे शादी में शिरकत करने के लिए गए, तो मेरी बेटी कहने लगी, पापा अब तो मेरी शादी हो जाएगी, अब मुझे कुछ घुमा दो। मैंने कहा बेटा कहाँ जाना चाहते हो? उसने कहा पापा मुझे केरल घुमा दो, मुझे मुंबई घुमा दो। बेटा चाय थोड़ा जल्दी मांग दो। तो इस चाय वाले ने दुखी कर रखा है इस देश को, वैसे दिया निकल लो यार, एक से ही परेशान है तो दो चाय वाले यहाँ का क्या रहा। गुजरात से भी एक पैकेट मांगा था, एक निर्मा की बट्टी संग में फ्री मांगे यहाँ से। दोनों ये निकलो, अमित शाह जी आप भी आ गए। चाय का ब्रेक दीजिए।